हम लोग को पढ़ना है भारत का मानचित्र। हम लोग को पढ़ना है भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में हम भारत की मैप को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि भारत इस दुनिया में कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, भारत इस दुनिया में कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो चलिए सबसे पहले दुनिया को एक बार देख लेते हैं। दुनिया को तो देखो साहब, ये दुनिया है, ये क्या है, दुनिया है। ये पृथ्वी न दुनिया है जी, है ना। तो ये पृथ्वी है, ये दुनिया है। अब ये पृथ्वी पर हमारा अपना भारत सोने की चिड़िया कहाँ है। तो देखो साहब, एक विषुवत रेखा है, पृथ्वी के बीच बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, जिस रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, जिस रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। और जिस तरह से आप लोग दो दो को नाम लेके घूमते हैं ना, उसी तरह से विषुवत रेखा का भी दो नाम है। यहाँ पे कौन से बच्चा दो का दो नाम है, चार नाम वाला है। चलिए, एक घर का एगो बाहर का। घर वाला नाम खराब होगा, अब बाहर वाला नाम बढ़िया रख लिया अपने मन से, है ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी के देखिए, ये गोल पृथ्वी है, ये क्या है, गोल पृथ्वी है। इसे पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, लेकिन काल्पनिक रूप से बना रहे हैं हम। ये पृथ्वी गोल है सब एक तरह से। इसके बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। अब ये रेखा पृथ्वी को, हाँ, अब ये रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक उत्तरी गोलार्ध, हाँ, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा, हाँ, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये पृथ्वी ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, हमारा भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है साहब, ये वाला गोलार्ध में नहीं है। हमारा भारत ये वाला गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ, इसको समझने के लिए देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा ये है 23.5 डिग्री पर। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है कर्क रेखा, वो है 23.5 डिग्री पर, यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो हमारा पृथ्वी कर्क रेखा पर है, हमारा भारत। हमारा भारत कर्क रेखा पर यहाँ है, हाँ, यहाँ है साहब, यहाँ पे है हमारा भारत कर्क रेखा पर, यहाँ है। तो अब देखिए, पहले तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कौन साइड में गया है, पूरब साइड में ना। ये तो पूरब का इलाका ना हो गया जी, हाँ, पूरब का इलाका ना हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम बोलेंगे कि भारत स्थित है धरती पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी, हाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसीलिए बोल दिए, हर किसी को पता है कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो इंडिया दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो देखिए, हमने पहले ये देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के पूरब में है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या बोलेंगे, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए अब देखिए, ये भारत है, ये विषुवत रेखा है, ये भारत है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से भारत का जो बीच का जो दूरी है ना, बीच का दूरी वो है 876 किलोमीटर। वो आपको याद हो जाएगा, 6, 7, 8, है ना। तो पूछेगा कि पूछेगा कि विषुवत रेखा से भारत का बीच का दूरी कितना है, 876 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा, यहाँ भारत है। चलिए, हो गया। चलिए अब देखिएगा, सवाल है कि सर ये दूरी कहाँ से नाप रहे हैं। ये दूरी कर्क रेखा से नहीं ना पाएगा, ये रखाएगा न पाएगा ये इंदिरा पॉइंट से, क्योंकि सबसे दक्षिणतम इलाका वही ना है, लास्ट वर्ष न नापिएगा। तो भारत से विषुवत रेखा का बीच का दूरी कितना है, 876 किलोमीटर। तो आपको ये बताया गया कि भारत धरती पर कहाँ स्थित है। चलिए अब देखिए साहब, महाद्वीप की अगर बात किया जाए, महाद्वीप की अगर बात किया जाए,
तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। कुल महाद्वीप, हाँ देखो, ये महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। अब वो 7 महाद्वीप कौन है? वो भी क्रम संख्या के हिसाब से। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। और दूसरा सबसे बड़ा जो है ना, अफ्रीका है। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है। और तीसरा सबसे बड़ा जो है ना, वो उत्तरी अमेरिका है। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है। और चौथा सबसे बड़ा जो है ना, वो है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा सबसे बड़ा जो है ना, वो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। और छठा सबसे बड़ा जो है वो है यूरोप। और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया है, सातवां ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिएगा, ये क्रम संख्या से हो गया, ऐसी आगे पीछे नहीं है साहब। तो कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। कुल महाद्वीपों की संख्या 7। सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, और पांचवा सबसे बड़ा, छठा और 7 ऑस्ट्रेलिया। और हमको ढूंढना अपना हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया। तो हमारा हिंदुस्तान कौन महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। चलिए, तो ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ देखिए, ये वाला ऐसा, ये वाला ये नेपाल को कब्जा कर लिया इन्होंने। चलिए, ये हमारा हिंदुस्तान है। तो हमारा हिंदुस्तान तो एशिया महाद्वीप में है। चलिए, ये तो पता हो गया। तो अगर पूछा जाए कि भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अब भारत एशिया महाद्वीप में है। चलो, ये एशिया महाद्वीप आ गया। तो चलिए, ये तो पहले हम ये पता किए कि हमारा भारत धरती पर है कहाँ, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। फिर उसके बाद हमने ये पता कि ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये 7 महाद्वीप में कौन महाद्वीप में? हमारा इंडिया है। तो हमारा इंडिया किस में है? एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप में कहाँ है? जैसे आपका गांव है, तो आपका गांव है, तो आपका गांव में आपका घर है। तो घर तो कोई ना कोई घर गांव के इलाका में होगा ना। जैसे ठीक है, आपका गांव है, ठीक, तो आपका गांव में आपका घर चाहे बीच गांव में होगा, या गांव के पूरब में होगा, या पश्चिम में होगा, दक्षिण में होगा, उत्तर में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो इतने बड़े एशिया महाद्वीप है, तो इतने बड़े एशिया महाद्वीप में हमारा भारत कहाँ है? तो हाँ, वो दक्षिण में है साहब। वो कहाँ है? दक्षिण में। तो हमारा भारत जो है ना, वो दक्षिण में है। तो ये बताइए, आपका घर गांव के दक्षिण में है, तो खाली आप ही के घर है? ये पड़ोसियों का है, पाकिस्तान के, वो बगल वाला, उसका भी तो होगा ना। तो अगर आपका घर आपका गांव के दक्षिण में है हुआ, तो आप अकेले दक्षिण में नहीं होंगे, 5 6 7 8 ही होगा। तो उसी तरह से अगर भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, तो सिर्फ भारतीय एशिया महाद्वीप के दक्षिण नहीं होगा, भारत के अलावा और भी देश होगा, है ना। तो चलिए, यानी हमारा भारत दक्षिण एशिया में है। तो कौन कौन सा देश दक्षिण एशिया में है? तो देखिएगा, यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है कि दक्षिण एशिया में कितना देश है? दक्षिण एशिया में, रुको थोड़ा सा, देखिए, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? कितने देश हैं? दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? यहाँ पे राइट जवाब देना बहुत मुश्किल होता है साहब, क्योंकि कुछ बुक है जो अफगानिस्तान को ऐड नहीं करता है, उसको मध्य एशिया मान लेता है, और कुछ बुक वाले अफगानिस्तान को ऐड कर रहा है। यहाँ पे समझदारी सबको काम करना पड़ेगा। जो अफगानिस्तान को ऐड करेगा वो बता देगा 8, जो अफगानिस्तान को ऐड नहीं करेगा वो बता देगा 7। तो जानकारी के लिए आपको हम बता दिए हैं कि ऐसी समस्याएं आपको इस जगह पे देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हम बता रहे हैं 8। हम क्या बता रहे हैं? 8 को, क्योंकि अफगानिस्तान को दक्षिण एशिया में मिला के कभी कभी चलता भी है, कभी कभी न भी चलता है। चलिए, अब देखिएगा, नहीं दोनों रहेगा ऑप्शन में, कोई एक ही वो रहेगा। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टूडेंट दावा कर देगा, उसके पास प्रूफ है, किताब में लिखा हुआ दोनों है, समझे। अब देखिएगा,
दक्षिण एशिया में कुल देशों की संख्या कितना हो गया? 8। अब वो 8 देश कौन है? इसका ट्रिक है साहब, भूमि पाने, नहीं गलती हो गया, हाँ ये नहीं ट्रिक है। इसका ट्रिक है, भारत श्री ने अब भूटान मापा, अब हाँ भूटान मापा। इसका ट्रिक है साहब, भारत श्री ने अब भूटान मापा। देखिए भारत से हो गया भारत, भारत से हो गया भारत, और श्री से हो गया श्रीलंका, श्री से हो गया श्रीलंका। पीछे सब सही है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है? ने से हो गया नेपाल, आ से हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बा से हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश, और भूटान से हो गया, हाँ भूटान से हो गया भूटान, भूटान, और मां से हो गया मालदीव, 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 और पा से हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो देखो दक्षिण एशिया में कुल देशों की संख्या 8 है, तो वो 8 देश कौन है? इसका ट्रिक है, भारत श्री ने अब भूटान मापा, तो भारत से, श्री से, ने से, आ से, बा से, भूटान से, मां से, पा से, याद हो जाएगा। अब देखिए वो 8 देश को एक बार देख लेते हैं कहां पे है। नहीं वो भाग जाएगा पूरा में, उत्तर पूर्वी चल जाएगा। तो देखिए एक हो गया साहब भारत हो गया, भारत हो गया। चलिए श्रीलंका न है, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया। फिर क्या है? नेपाल, ये नेपाल हो गया। नेपाल के बाद अफगानिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। फिर उसके बाद बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद क्या है? भूटान, ये हो गया भूटान। मालदीव, यहाँ पे मालदीव आएगा, मालदीव नीचे, और उसके बाद हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये हो गया दक्षिण एशिया का 8 देश। तो ये इसी में से आपसे पूछते रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में है, कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं है। ये आपका मैप से हो गया, ये आपका ऐसे, ये हो गया ट्रिक से, ये हो गया आपका मैप से, दोनों से समझ लिए। तो चलिए अब हमको पता चल गया ना कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, लेकिन दक्षिण में अकेले नहीं है, और इसके साथ 7 गो और है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं साहब, ये तो क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं भारत की बिंदु, भारत की बिंदु नहीं पहले, हाँ यहीं पे एक चीज और देख लिया जाता है। यहीं पे देखिए भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भारत की क्षेत्रफल कितना है, जो भारत का क्षेत्रफल। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझते हैं, ऐसे हुआ ना, हल्ला बंद करेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है साहब। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हाँ कितना प्रतिशत है? अगर हमसे प्रतिशत पूछे तो हम प्रतिशत बोलेंगे 2.42%, यानी पूरी धरती पर जितना एरिया है बना हुआ, उस एरिया में हमारा हिस्सा यही है साहब, 2.42%। देखो भारत के उत्तर दक्षिण की अगर लंबाई हमसे पूछा जाए कि चलो भाई उत्तर दक्षिण की लंबाई बता दो, यानी यहां से यहां, फिर बता दो जरा थोड़ा सा पूरा पश्चिम का लंबाई, पूरा पश्चिम का लंबाई। तो देखिए साहब उत्तर दक्षिण की लंबाई पूछेगा ना, 3000, कलर नहीं दिख रहा, हम बोलेंगे 3214 किलोमीटर, और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब पूरब से पश्चिम पूछेगा ना तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा, 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। अब होता ना भाई कि एरिया बता दिए कि इतना है, तो लंबाई चौड़ाई बताइएगा ना, पूरा पश्चिम कितना है, उत्तर दक्षिण कितना है। जो तो देखिए भारत का उत्तर हाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक की कुल लंबाई देखते हैं तो वो होता है 3214 किलोमीटर। और अगर हम पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई देखते हैं वो होता है 2933 किलोमीटर। ये हो गया, ठीक है। क्या क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल का क्षेत्रफल में आपका वर्ग किलोमीटर होता है, वर्ग निकलेगा। जनसंख्या है, तो उतना बनाओ, तो उतना बनाना आपका काम ना है, तो उसे बनाना आपका काम ना है। कहीं कहीं देखिएगा पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो कहीं कहीं करोड़ में रहता है, कहीं कहीं आराम में रहता है, तो बनाना आपका काम ना है जी, मेरा काम है। अब ध्यान देगा, अब मैथ का स्टूडेंट है तब इसमें तो अब 1000 में पूछेगा, 100 में पूछेगा, तो स्टूडेंट का जोड़ घटाव करना ना है। चलिए अब आ गया ये, देखिएगा अब हमको पढ़ना है बिंदु। बिंदु का मतलब होता है साहब अंतिम छोर। बिंदु का मतलब क्या होता है? अंतिम छोर। तो ध्यान देगा, देखो ये है साहब, रुको पहले इसको साइड करो, इधर दोनों पे हम समझ लेंगे, ठीक रहेगा। तो ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिएगा, ऊपर में क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दायां हाथ और बायां हाथ, हाँ पश्चिम। तो देखो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है ना वो इंदिरा कौल है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ना किबिथु है, किबिथु है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ है साहब, हाँ इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, हाँ गुहार मोती है, इसको गौर माता भी कहा जाता है, गुहार मोती है, यह है भारत का बिंदु। अब ध्यान देगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और पूर्वी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। अब देखिएगा वो आ जाएगा, ऐसी चर्चा करना फिर वो आ जाएगा। अब ध्यान देगा, अब थोड़ा मैप पे आइए, ध्यान देगा मैप पर। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है साहब इंदिरा पॉइंट, हाँ इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन हो गया? इंदिरा कौल। हर बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु हो गई इंदिरा कौल, सबसे पूर्वी बिंदु हो गया हाँ किबिथु, सबसे पूर्वी बिंदु हो गया किबिथु, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो हो गया ना हाँ वो इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। और सबसे पूर्वी बिंदु जो हो गया हाँ वो गुहार मोती हो गया, गुहार मोती हो गया। तो सबसे पहले तो आप बिंदु 4 को देख लिए, चर्चा बाद में करेंगे इसका, पहले तो 4 को बिंदु देख लिया। चलिए अब हर बिंदु पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा कौल पर, इंदिरा कौल पर। तो अगर हम इंदिरा कौल पे अगर बात करें ना तो देखिए साहब ये आपकी इंदिरा कौल है, ठीक है, ये आपकी इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल है। तो देखिए हाँ, तो इंदिरा कौल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इंदिरा कौल के बारे में बोलेंगे ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भारत की हाँ ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है। इसके बाद भारत खत्म हो जाता है, इसके बाद भारत खत्म हो जाता है, इसके बाद भारत खत्म होता है, ठीक है उत्तरी बिंदु है, इसके बाद भारत खत्म होता है, कौन शुरू होता है? कोई तो शुरू होता होगा ना। तो देखिए साहब यहाँ से कौन शुरू होता है, जो
देखो अगर ये इंदिरा कॉल है ना, अगर मान लो कि ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, तो इंदिरा कॉल इधर आइएगा तो आपको मिल जाएगा चीन, इस तरफ आइएगा तो मिल जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, और नीचे आइएगा तो मिल जाएगा भारत, भारत। तो ऐसी परिस्थिति में हम बोल सकते हैं कि ये इंदिरा कॉल 3 देशों का मिलन बिंदु है, 3 देशों का मिलन बिंदु है। तो भारत की कौन सी ऐसी बिंदु है जो भारत, पाकिस्तान और चीन का मिलन बिंदु है? वो कौन है? इंदिरा कॉल। हाँ, क्योंकि इंदिरा कॉल इधर आइएगा तो इंडिया का शुरुआत, इस तरफ आइएगा तो पाकिस्तान की शुरुआत, इस तरफ जाइएगा तो चीन का शुरुआत। तो इंदिरा कॉल 3 देशों का मिलन बिंदु है, 3 देश वहां पे मिलता है। इंदिरा कॉल किसी राज्य में नहीं है साहब, वो केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश में है। पहले वो पड़ता था जम्मू कश्मीर, लेकिन आज हो गया लद्दाख में। आज कहाँ चला गया? लद्दाख में। देखो पर्वत श्रेणी की अगर बात पूछे ना तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। अगर ग्लेशियर पूछे ना, ग्लेशियर, तो ये सियाचिन ग्लेशियर पे है, सियाचिन, हाँ सियाचिन ग्लेशियर पे है। ऐसे सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंची ग्लेशियर है पूरी दुनिया की, है ना। तो हाँ, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची ग्लेशियर है, और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है साहब, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, क्योंकि 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध यहाँ लड़ा गया था। तो चलिए क्लियर हो गया, ये वाला पूरा हो गया। देखो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पड़ता है? कौन पर्वत पे है और कौन ग्लेशियर पे है? किन 3 देशों का मिलन बिंदु है? भारत, पाकिस्तान और चीन। उत्तरी बिंदु हो गया ना। अब देखिए इंदिरा कॉल का एक और मैटर है, मैटर ये है ना कि इंदिरा कॉल नाम नहीं था पहले। हाँ, इसका प्राचीन नाम जो था ना, इसका जो प्राचीन नाम जो था वो था पूर्वी कॉल। इंदिरा कॉल का पुराना नाम है साहब पूर्वी कॉल। 1912 में इंदिरा गांधी, सॉरी 1912 में इसका नाम रख दिया गया इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। 1912 में इसका नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा कॉल। तो जिस इंदिरा कॉल के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस इंदिरा कॉल का पुराना नाम है पूर्वी कॉल, और 1912 में इसका नाम रखा गया इंदिरा कॉल। और सबको लग रहा होगा कि सर तो इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया। इंदिरा गांधी पगड़ी ने ली थी उस समय। इंदिरा गांधी का जन्म हुआ 1917 में, नाम रखाया 1912 में। जौन इंदिरा गांधी के नाम रखाई से पहले ही इसका नाम रखा गया था, वो भी 5 साल पहले, है ना। इसका नाम, इंदिरा कॉल का नाम देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया। लक्ष्मी जी का भी एक नाम इंदिरा है, समझे। तो पूर्वी कॉल का नाम जो इंदिरा कॉल जो रखा गया है वो इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया है, हाँ देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। लक्ष्मी जी का भी एक नाम इंदिरा है। क्लियर? चलिए अब आते हैं पूर्वी बिंदु। भारत के पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? हाँ, भारत की पूर्वी बिंदु जो है साहब वो किबिथु बिंदु है, किबिथु बिंदु है, किबिथु बिंदु है। तो देखिए ये किबिथु बिंदु जो है ना, वो अगर राज्य पूछे कि किबिथु बिंदु किस राज्य में है, हाँ किस राज्य में है, तो ये है साहब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, हाँ सॉरी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिएगा भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? हाँ, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु बिंदु है। किबिथु बिंदु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्ड यह है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य है। प्राचीन नाम इसका नेफा है साहब, प्राचीन नाम क्या है? नेफा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यही होता है, सूर्योदय यही होता है साहब। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यानी सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। दुनिया में जापान में उगता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारा जापान तो यही है साहब, है ना। तो ध्यान देगा। तो भारत का, हाँ भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, प्राचीन नाम
और भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। और उसी अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। किबिथु नाम जानते हैं? वो गांव भी है। किबिथु बिंदु किबिथी गांव में है। वहां पे वो गांव है छोटा मोटा, ज्यादा नहीं, 30-35 को परिवार रहता है, 26 को परिवार रहता है। तो किबिथु एक गांव है साहब। अभी किबिथु गांव जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी पर है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। ये भारत का सबसे पूर्वी गांव है। इसके बाद कोई गांव नहीं आता है भारत का, समझे? ये भारत का सबसे पूर्वी गांव। अब आगे आइए, चलिए अब आइए यहाँ पे दक्षिणी बिंदु पर ना। चलिए, तो भारत का भारत का दक्षिणी बिंदु की अगर बात करते हैं, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये यहाँ पे है। कहे कि भारत का जमीन यहाँ से खत्म नहीं होता है, भारत का जमीन यहाँ से खत्म होता है। और उसका नाम है, और उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, यानी बड़ा निकोबार में है। एग्जाम में यही आया था जी, बड़ा निकोबार में है, बड़ा निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब देखिए, इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इसका जो नाम जो था वो पिगमिलियन पॉइंट था। लेकिन हुआ क्या ना कि 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी का मौत हो गया था, और उनकी मौत से लोग दुखित था। तो 1985 में यह निर्णय लिया गया कि पिगमिलियन पॉइंट का नाम बदल के इंदिरा पॉइंट रख दीजिए। तो इंदिरा पॉइंट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, लेकिन इंदिरा कॉल इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो लक्ष्मी जी के नाम पर रखा गया। नाम मिलने से हम लोग को लगता है कि दोनों एक ही आदमी के नाम पर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इसका पहले नाम था पिगमिलियन पॉइंट, लेकिन 1985 में क्या कर दिया गया? इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। ठीक है, अब आइए पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु जो है ना साहब, वो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती। ये आपका पड़ता है गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये सरक्रिक वाला इलाका में पड़ता है साहब, सरक्रिक वाला इलाका में सरक्रिक। ये सरक्रिक 96 किलोमीटर लंबी जल पट्टी है। ये भारत के कच्छ से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक फैला हुआ है। इसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद चलता है। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद चलता है। पूछता है कि किसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है? वो है सरक्रिक बिंदु। तो देखो, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में है? और कौन वाले इलाका में पड़ता है? सरक्रिक में। और ये कितना किलोमीटर लंबी जल पट्टी है? 96 किलोमीटर। ये कच्छ से सिंध तक है। कच्छ भारत में, सिंध पाकिस्तान में। इसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच अक्सर विवाद चलते रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिएगा, कच्छ भारत के एक ऐसा जिला है जहां सबसे पीछे सूर्य उगता है। ये अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे उगता है सर। तो 2 घंटे पीछे उगता है, और इधर से पाकिस्तान स्टार है। इससे यह समझ में आती है भारत में सबसे पहले सूर्योदय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पीछे हो रहा है कच्छ में, और वही 2 घंटा बाद। इससे यह समझ में आता है कि भारत पाकिस्तान के मामले में सबसे पहले सूर्य भारत में उगती है, और भारत में 2 घंटा सूर्य उग जाता है, उसके बाद पाकिस्तान में जाता है। लेकिन उस मोरा को कौन समझा कि हम लोग विटामिन डी ले लिए हैं तो तुमको मिला है? झूठा बोला। उसको झूठे कहते हैं अपने गांव में। किसी को खाने के बाद बच जाए तो उसको झूठा कहते हैं। तो हम लोग सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, पूरा विटामिन डी बढ़िया से ले लिए आराम से 2 घंटा में, और उसके बाद बच्चा जूठा कुठा जो चला गया पाकिस्तान में, और वही पाकिस्तान जूठा ले खा रहा है, और हम ही लोग को शिकायत करता है। अब ध्यान देगा, तो सबसे पहले सूर्य भारत पाकिस्तान के मामले में सबसे पहले तो इसे जापान में है। भारत पाकिस्तान के मामले में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगती है? और उसके बाद
और वह भी 2 घंटा बाद। हाँ हाँ, हो गया होगा। आइए हम लोग के यहाँ दर्शन देते हैं सूर्य भगवान, तो उसके बाद उसके यहाँ देते हैं, लेकिन कौन उसको समझाए, बकलोल है। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा साहब, अल्लाह बंद करेगा। आप यहाँ पर नहीं रोकिए हमको, सुनिए आपका स्पेशल मैटर है ना, स्पेशल पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसकी क्लास चल चुकी है, और जहाँ रोकिएगा तब मैटर फंस जाएगा। पर्सनल मैटर पर्सनल समझ लीजिएगा, इसमें है का चलता हुआ बेचना है, रिकॉर्डेड बेचना है, तो पूछ लीजिएगा, आपको नहीं बतावेंगे तो ना। हाँ, थोड़ा सा नहीं समझ में आवे ना, आप दम तुरंत छुट्टी हो, एकदम तुरंत लिस्ट रख दीजिए, आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलते बैच में टाइम लग जाता है उसके लिए चलते बैच पे नहीं मत रोकिए, छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़िया से समझा देंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा, अभी टॉपिक पर दिमाग रहता है। चलिए अब ध्यान देगा, तो ये बिंदु, चारों बिंदु तो पढ़ लिया, हम पढ़ लिया ना। अब आगे आइए, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं साहब, ए हल्ला, देखिए थोड़ा सा हम कन्याकुमारी को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ ध्यान देगा, देखिएगा थोड़ा सा कन्याकुमारी को समझने का प्रयास करते हैं साहब। यह कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है, ठीक है, ये है कन्याकुमारी। तो देखिए साहब, ये है ए हल्ला, तुम लोग को नौकरी करना है ना जी, तब बस। अब ध्यान देगा, ये भारत हो गया साउथ इंडिया वाला, और यहाँ पे आपको कन्याकुमारी है साहब, लिखा यहाँ पे एक राज्य है तमिलनाडु, पहले इसको देखो, ये साउथ इंडिया का इलाका हो गया ना, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब ये हो गया, हाँ ये सॉरी, देखो ये हो गया तमिल, पहले ये मैप देख रहे हैं, इस मैप को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, हाँ इस मैप को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण में, या तो भारत के सबसे दक्षिण में एक राज्य है तमिलनाडु, राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में का एक किनारा है, तमिलनाडु का एक किनारा है, उस किनारा का नाम है कन्याकुमारी, उस किनारा का क्या नाम है, हाँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी के बारे में हम क्या बोले, कन्याकुमारी के बारे में बोलेंगे कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, भारत का, हाँ सबसे दक्षिणतम, हाँ दक्षिणतम छोर है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, इसके बाद कोई छोर वगैरह नहीं है। देखिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम छोर, और कौन राज्य में है, तमिलनाडु में है। अब कन्याकुमारी का मतलब बताइए, तो देखिएगा मामला क्या है, इतिहास बताता है ना, इतिहास बताता है इसका कि यहां शंकर जी रहते थे, अरे शंकर जी रहते थे, यहां शंकर जी रहते थे, और पार्वती जी का जब शादी नहीं हुआ था तो कुंवारे में, कुमारी हुआ ना, कुमारी में, तो देखिए जो लड़की कुमारी होती है उसको कन्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा में देखिए कन्या लोग को नहीं खिलाया जाता है, तो कन्या ही बोलते हैं, और उसको कुमारी भी बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, है ना। तो जब पार्वती जी कुमारी थी तो इसी स्थान पर शंकर जी का पूजा करती थी, इसी स्थान पर शंकर जी का पूजा करते थे, फिर बाद में शादी हो गया, अलग बात है। तो कहा जाता है कि पार्वती जी इस जगह पे शंकर जी का पूजा करते थे, बाद में आगे चलकर वह पूजा वाला स्थान कन्याकुमारी के नाम से जाना गया, और कन्याकुमारी पार्वती जी का ही दूसरा नाम है, ऐसे कैसे इंदिरा लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है ना, उसी तरह से कन्याकुमारी पार्वती जी का दूसरा नाम है, ये भी बताया जाता है बुक में। यानी कन्याकुमारी का नाम देवी पार्वती जी का नाम पे रखा गया है, देवी पार्वती जी का नाम पे रखा गया है। अच्छा ये भी आपको पता चल गया कि पार्वती जी यही पूजा करते थे शंकर जी का,
ये तो पहले जानवर करते पूजा करते थे पार्वती शंकर जी का, लेकिन जगह नहीं पता था। हाँ, वो जगह कौन था? कन्याकुमारी। तो कभी पूछा जाए कि कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर है, ये किसके नाम पे रखा गया है? हाँ, फिर से बोल देते हैं। कभी आपसे पूछा जाए, कभी आपसे पूछा जाए कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर है, ये जगह का नाम कन्याकुमारी किसके नाम पे रखा गया है? तो देवी पार्वती जी के नाम पर। देवी पार्वती शंकर जी का पूजा इसी स्थान पे करते थे। अब आगे देखिएगा, कन्याकुमारी का खासियत यह है साहब, यहाँ 3 समुद्रों का मिलन बिंदु है। देखो, यहाँ पे अरब सागर आकर मिलती है, अरब सागर आकर मिलती है, यहाँ पे हिंद महासागर आकर मिलती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी आकर मिलती है। तो कन्याकुमारी 3 समुद्रों का मिलन बिंदु है, एक अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। और प्रयागराज में 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। कौन कौन गया प्रयागराज घूमने? तो बताओ, प्रयागराज गए तो कन्याकुमारी कौन जाएगा? 3 नदियों का मिलन बिंदु में तो स्नान कर लिए। प्रयागराज, ध्यान दो पहले, प्रयागराज में 3 नदियों का मिलन होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। उसी तरह से कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। और जो व्यक्ति प्रयागराज में डुबकी लगाए हैं वो कन्याकुमारी में भी डुबकी लगाए, है ना? सोच रहा, यहाँ तो ट्रेन पकड़ के चल गया साहब। अब ध्यान दो, एक लड़का बोला साहब कि वहां भी गंगा जी और यहाँ भी गंगा जी है, समझाइए, फतुआ में स्नान कर लिया। अब ध्यान देगा, कन्याकुमारी समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कन्याकुमारी में एक जगह है साहब जिसका नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। हाँ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अगर आपसे पूछा जाए, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मेमोरियल। यहाँ विवेकानंद जी गए थे 1892 में, 1892 में, और यहाँ पे जाके वो ध्यान धरे थे। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी में है। कहाँ पड़ता है? हाँ, तो कन्याकुमारी में पड़ता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी क्लियर? चलो अब आगे। अब देखो साहब, ए हल्ला, देखो साहब, ये भारत हो गया और ये श्रीलंका हो गया। देखिए साहब, ये अपना ही भाई है, लेकिन थोड़ा बदमाशी करते रहता कभी कभी, हल्का फुल्का। पाकिस्तान जैसा खराब नहीं है समझदार वाला। ध्यान दो, ये हमारा भारत हो गया, ये क्या है? श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए कुछ है साहब, है ना? हाँ, अब देखिएगा, ये भारत हो गया, ये भारत हो गया, और ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका का जो ये वाला हिस्सा जो है ना, जिसको कहते हैं जाफना प्रायद्वीप, इसको क्या कहते हैं? जाफना प्रायद्वीप कहते हैं। और ये है तमिलनाडु। अब देखो, भारत श्रीलंका के बीच क्या क्या है? तो भारत श्रीलंका के बीच अगर जल संधि हमसे पूछा जाए कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। समझ में आ रहा है ना? भारत श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि। और खाड़ी की अगर बात किया जाए तो वो है साहब मन्नार की खाड़ी, खाड़ी। और द्वीप की अगर, इधर जगह नहीं, इधर लिखते हैं, द्वीप की अगर बात किया जाए तो वह है रामेश्वरम द्वीप, बरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। कौन सी खाड़ी है? और कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। याद हो जाएगा ना? चलिए, पाक जल संधि की अगर बात किया जाए तो हम उसको यही बोलेंगे, पाक जल संधि के बारे में देखिएगा, यह है पाक जल संधि, ठीक है?
ये हो गया भारत, ठीक, ये हो गया श्रीलंका। अब इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है कौन? हाँ, देखो ये हो गया पाक जल संधि, ये पाक जल संधि। तो संधि तो हमसे पूछा जाए कि जोड़ती है, जोड़ती है तो भारत और, हाँ, भारत और श्रीलंका को, लेकिन पार्ट पूछ दे तो हमको बोलना पड़ेगा कि श्रीलंका के तमिलनाडु को, भारत के तमिलनाडु के श्रीलंका के जाफना को, है ना जी। पार्ट पूछे तो ही ना बोलेंगे। हाँ, तो पाक जल संधि किसको किससे जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को। लेकिन एकदम गहराई से पूछे तब हमको बोलना है कि भारत के तमिलनाडु को, श्रीलंका के जाफना, जाफना। अब देखिएगा पाक जल संधि का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो देखो पहले एक मद्रास प्रांत था, और मद्रास प्रांत का गवर्नर था रॉबर्ट पाल्क। रॉबर्ट पाल्क उसको बोलते हैं, इससे पाल्क भी कहीं लिखता है, रॉबर्ट पाल्क। तो मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाल्क के नाम पर इस जल संधि का नाम रखा गया था पाक जल संधि। क्लियर? बातें मनार की खाड़ी। देखिए साहब, मनार की खाड़ी की अगर बात की जाए, देखिएगा, देखिएगा ये है मनार की खाड़ी, देखिएगा ये देख रहे हैं ना, है ये आपका मनार की खाड़ी है साहब, ये मनार की खाड़ी है, ये मनार की, इधर श्रीलंका इधर भारत है। तो पूछेगा कि भारत श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी कौन है? हाँ, तो ये हो गया मनार की खाड़ी, मनार की खाड़ी, खाड़ी। अगर देश पूछे तो बोलना है भारत, भारत। और राज पूछे तो, हाँ, तमिलनाडु, राज पूछे तो तमिलनाडु। अलग करता है किसको? हाँ, अलग करता है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। इसका उपनाम है सब हिंद महासागर का प्रवेश द्वार। उपनाम क्या है? हाँ, हिंद महासागर का, हाँ, प्रवेश द्वार, हिंद महासागर का प्रवेश द्वार। देखो समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में ही पाया जाता है। समुद्री गाय दिखाए थे क्लास में, दिखाए थे जी, समुद्री गाय, हाँ, डुगोंग बोलते हैं इसको। तो ध्यान देगा, देखो ये मन्नार की खाड़ी है ना, तो समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी किस देश में है? भारत में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अलग करता है, और उपनाम क्या है इसका? हाँ, हिंद महासागर का मोती। देखो मन्नार की जो खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी में 21 को द्वीप है साहब, गिन लेना यहाँ से। देखो 21 को द्वीप है ना, तो मन्नार की खाड़ी में अगर द्वीप पूछे तो 21 द्वीप है, और 21 द्वीप पर जंगल है बसा हुआ। भारत सरकार इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है 1986 में। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यही है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो मन्नार की खाड़ी है साहब, मन्नार की खाड़ी। तो देखिएगा बात को समझिएगा, मन्नार की खाड़ी पर 21 को द्वीप है, सब द्वीप का क्रम संख्या लिख दिया है। 22 को कहाँ है? 21 है कि मन्नार की खाड़ी में 21 को द्वीप है। ये 21 द्वीप को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है 1986 ईस्वी में। और आज के डेट में ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। यहाँ जीव जंतु पेड़ पौधा सब रहता है मन्नार की खाड़ी में। अब देखिएगा बात करते हैं रामेश्वरम की, थोड़ा सा इस समझने का प्रयास कीजिएगा साहब। ये है रामेश्वरम, पहले देखिएगा ये है रामेश्वरम, देख रहे हैं ना, है। और ये है तमिलनाडु का एक जिला, रामनाथपुरम इसका नाम है, रामनाथपुरम, समझा। तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिला में, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिला में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं साहब। देखिए यहाँ पे रामेश्वरम द्वीप आपको साफ साफ दिख रहा है ना, है ये वाला। अगला फिगर में देखिएगा ये है रामेश्वरम द्वीप, ये क्या है? रामेश्वरम द्वीप। तो देखिएगा ये रामेश्वरम द्वीप है, ये समुद्र का इलाका है साहब, ये समुद्र का इलाका है, ये रामेश्वरम द्वीप है, समुद्र का इलाका है। इसी रामेश्वरम द्वीप से होते हुए राम भगवान श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका जाकर रावण को मारे थे, और रावण को मारने में उसका भाई विभीषण का हाथ था साहब, मरवाने में।
तो राम भगवान ने रावण को मारकर विभीषण का राज्याभिषेक करवाए थे, किए थे। और जब वो वापस आ रहे थे ना, तो इस जगह पे राम भगवान बालू का शिवलिंग बनाए और शिवलिंग बनाकर शंकर जी का पूजा किए। तब से वो वाला जगह का नाम पड़ गया रामेश्वरम। अब तो वहां पे एक मंदिर भी है। हाँ, यानी जिस जगह पे राम भगवान बालू से शिवलिंग बनाए, शिवलिंग बना के जो शंकर जी का पूजा किए, अब उस जगह पे एक मंदिर बन गई है, जिस मंदिर का नाम ही हो गया रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर। अब हमसे पूछेगा कि रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है, तो हमको बोलना है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु का कौन जिला में है? हाँ, तो रामनाथपुरम में। और किस द्वीप पर पड़ता है? हाँ, तो रामेश्वरम द्वीप। चलिए, और ये किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। राम भगवान ने खाली पूजा किया था। ये शिव जी का मंदिर है साहब, शिव जी का। और आपको पता होगा कि शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है। जैसे पहला ज्योतिर्लिंग तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, और 11वां ज्योतिर्लिंग यही है, रामेश्वरम में है। तो शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है ना। पहला ज्योतिर्लिंग कौन है? गुजरात वाले सोमनाथ मंदिर। और 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। चलिए, कुछ और इमेज है, उसको भी एक बार समझ लीजिए आप। देखिए साहब, देखिए क्या कहा जाता है ना कि राम भगवान जो पुल बनाए थे, उसमें इनका बंदर सेना की सबसे बड़ी भूमिका थी। राम भगवान जो था, वो जो पुल बनाए थे साहब, उसमें बंदर सेना की सबसे बड़ी भूमिका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रामायण पे सवाल खड़ा करते हैं, राम भगवान पे सवाल खड़ा करते हैं। देखो साहब, अगर कोई आदमी ये कहे, अब बहुत से अपने गांव में देखते होंगे राम भगवान किया है, रामायण किया है। कोई आदमी ये कहे कि हम ABCD को नहीं मानते हैं, हम कखा को नहीं मानते हैं, क्या कीजिएगा उसको? हम समझेंगे कि अनपढ़ है, वो कहा देगा कखा काल्पनिक है, हम मन में नहीं करते, कुछ नहीं है, काजी कीजिएगा उसका, बिगाड़ दीजिएगा उसको। तो वो काखा गागा ABCD को काल्पनिक इसीलिए मारा है, या उसको इसलिए वो नहीं मारा है क्योंकि वो उसके बारे में जानते ही कुछ नहीं है, अनपढ़ है। और जो आदमी रामायण के बारे में कुछ नहीं जानता, वही व्यक्ति रामायण पे सवाल खड़ा करता है। रामायण वो चीज है साहब जिसने हमें ये सिखाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक अच्छा पुत्र बनने के लिए रामायण हमें सिखाता है। एक अच्छा पति बनने के लिए भी रामायण सिखाया है। अगर पत्नी बोली कि हम भी साथ में चलेंगे, तो वो भी राम भगवान लेकर गए। और पत्नी के लिए अगला का जान लेने के लिए भी सिखाता है। पत्नी के लिए राम भगवान रावण का जान ले लिया। रामायण वो किताब है साहब जो एक अच्छा पुत्र बनने के लिए सिखाता है, एक अच्छा पति बनने के लिए सिखाता है, और पत्नी को छेड़ने वाले को मारने के लिए भी सिखाता है, और एक अच्छा भाई बनने के लिए भी सिखाता है। लेकिन उसको क्या पता जो कभी रामायण पढ़ा ही नहीं है। जो रामायण पढ़ेगा वो नहीं समझेगा बात को। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर रामायण पर सवाल खड़ा करे तो आप उसको समझ लीजिए कि अनपढ़ है। अब कोई भागवत गीता, एक आदमी है साहब जो भागवत गीता पढ़ के भागवत गीता को अपना मार्गदर्शन समझ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गया। वो हमारे यहाँ का रहा भागवत गीता का है, और अपने का है। तो देखिए साहब, हम ये नहीं कहते हैं किसी का धर्म खराब नहीं होता है, मुस्लिम वाला की भी बहुत बढ़िया है। कोई आदमी ये भी कहता है कि मुस्लिम का धर्म खराब होता है, तो उसकी समझो कि उसको इस्लाम की जानकारी नहीं है। साहब, हर धर्म अपने आप में महान है। अब 3 चीज का कभी कंपेयर नहीं कर सकते, किताब, टीचर, धर्म। ये कह दीजिएगा कि ये किताब बढ़िया, वो किताब खराब है, गलत बात साहब। जो इस किताब में मिलेगा उस किताब में नहीं मिलेगा, जो उस किताब में मिलेगा इस किताब में नहीं मिलेगा। टीचर, ये टीचर बढ़िया, वो टीचर खराब नहीं साहब। जो ये टीचर पढ़ा देगा वो टीचर नहीं पढ़ाएगा, जो वो पढ़ाएगा वो टीचर नहीं पढ़ाएगा। और धर्म, जो ये धर्म सिखाएगा वो नहीं सिखाएगा, जो वो सिखाएगा वो ये नहीं सिखाएगा। समझ ना? ये सब लोगों को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग कंपेयर करने में बैठ जाते हैं।
हमारा वाला बढ़िया है, उसका वाला खराब है। समझना, ये सब नहीं होनी चाहिए, समझना। और ये सब बोलकर आप ये बयान करते हैं कि हम मूर्ख आदमी हैं, समझना। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा, देखो तो राम भगवान के बानर सेना ने पुल बना दिया था। देखो राम भगवान का बानर सेना पुल बना दिया था। अब पुल बना दिया साहब, राम भगवान तो रावण को मार भी दिए। और जब वहां से जब वहां से वापस आ रहे थे तो विभीषण राम भगवान को छोड़ने आए थे। राम भगवान को छोड़ने आए थे, तो छोड़ने आए ना, देखिए ये पुल है साहब, राम ये पुल है, ये पुल है, ऐसे से आए। और जब राम भगवान यहाँ पे आए ना, तो विभीषण राम भगवान को हाथ जोड़ लिए, बोले कि आपसे एक अनुरोध है, पुल को तोड़ दीजिए आप, ताकि फिर भारत से कोई दोबारा आक्रमण श्रीलंका पर न करे। तो राम भगवान बाण निकाले और यहाँ पे बाण मारे, जैसे ही बाण मारे पुल दो भागों में टूट गया। इसीलिए ये वाला स्थान आज के डेट में धनुष कोटि के नाम से जाना जाता है। धनुष कोटि भी है साहब, रामेश्वरम के बाद आपको, रामेश्वरम से ये 25 है ना, यहाँ, हाँ यहाँ से देखो, रामेश्वरम से थोड़ा दूर जाइएगा तो आपको मिलेगा धनुष कोटि। तो देखिएगा, आपको हम बताते हैं, देखिएगा ये तमिलनाडु है, ये रामनाथपुरम है, सॉरी ये तमिलनाडु है, आगे रामनाथपुरम है, ये वाला रामेश्वरम है, और ये है धनुष कोटि। तो रामेश्वरम से हम ये समझते हैं कि राम भगवान ने वहां शिवलिंग बना के शिव जी का पूजा किया था। धनुष कोटि से हम ये समझते हैं कि राम भगवान यहीं पे पुल को तोड़ दिए थे, वहां पे पुल टूटा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं, पुल टूटा हुआ है। वो जगह आज धनुष कोटि के नाम से जाना जाता है। अब ये श्रीलंका की जगह है तलाई मनार। अब देखिएगा, अब हमको श्रीलंका जाना है तो भारत से इसकी दूरी कितना है। देखो रामेश्वरम से अगर दूरी जोड़िएगा ना तो 25-30 दोनों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रामेश्वरम से धनुष कोटि का बीच का दूरी है 25 किलोमीटर, और धनुष कोटि से श्रीलंका की दूरी है 30 किलोमीटर। तो ऐसे प्रश्न 25-30 होता है 55, है ना। तो रामेश्वरम से श्रीलंका का दूरी जो है वो 55 किलोमीटर है, लेकिन धनुष कोटि से श्रीलंका का जो दूरी जो है ना वो 30 किलोमीटर है। तो हमसे अगर पूछेगा कि भारत से श्रीलंका का दूरी कितना, तो कितना बोलेंगे? 55 बोलेंगे, 30 बोलेंगे। धनुष कोटि भारत में है, तब यहाँ से नापेंगे, अपना आखिरी छोर से नापेंगे जी। तो समझे बात को, धनुष कोटि भारत में ना है तो हम यहाँ से नापेंगे। तो भारत से श्रीलंका का बीच का दूरी कितना है? हाँ, तो भारत से श्रीलंका का बीच का दूरी हो गया साहब 30 किलोमीटर।